आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम में, और आपको बता दूं ये जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम है ये सभी राज्य लोक सेवा आयोग के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी मददगार है। तो ऐसा नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के चैनल पर आप देख रहे हैं MPPCS आज़ाद IAS एकेडमी के MPPCS चैनल पर देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन है ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष से ही संदर्भित है, संबंधित है। इस ओवरऑल सबके लिए काम की चीज़ है। तो आपको क्या करना है, जो भी उत्तर लेखन कराया जाए उसको ध्यान से करना है, उसके लिए लिखने का प्रयास करना है। जो भी मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जब भी कुछ होगा तो उसके बारे में मैं पूर्व सूचित कर दूंगा कि ये जो प्रश्न है ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष से है, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये राज्य विशेष से संबंधित प्रश्न है। तो आज का प्रश्न है, भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। मतलब प्रश्न में आपको बता दिया गया कि भारत के जो प्रमुख नगर हैं ये बाढ़ दशाओं से असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। मतलब प्रश्न ने पहले ही बता दिया, एग्जामिनर ने पहले ही आपको बोल दिया कि जो प्रमुख नगर हैं उनमें बाढ़ की संभावना, बाढ़ दशाओं से जो है ये असुरक्षित हो रहे हैं, अब इसकी विवेचना करनी है। तो सबसे पहले प्रश्न को क्या करना चाहिए, प्रश्न को आपको पढ़ना चाहिए, 2 बार आपको पढ़ना चाहिए कम से कम। यदि आपको इससे जुड़े हुए फैक्ट नहीं पता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता कि बाढ़ दशाएं क्यों, बाढ़ की समस्या क्यों बढ़ रही है, समाधान क्या होगा, नहीं पता है, आपको क्या करना है, मोबाइल उठाना है, गूगल सर्च करना है कि बाढ़ के क्या कारण है महानगरों में, क्या समस्या का समाधान क्या है। आपने वहां से किया, नोट किया, फैक्ट को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से लिखना है कि प्रस्तावना में क्या लिखा जाए, पहले कारण लिखा जाए या समाधान लिखा जाए, लास्ट में निष्कर्ष में क्या लिखा जाए, वो आप व्यवस्थित क्रम में लगाने के बाद आपको लिख डालना चाहिए। मतलब कोई ये बहाना नहीं लगा सकता कि हमारे पास फैक्ट नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा। आज इंटरनेट का जमाना है, आप कोई भी तथ्य जो है सर्च कर सकते हैं, और ये गलत नहीं है। आप कॉपी करिए, नकल करके लिखिए, कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि जब आप लिखने जाते हैं, आप प्रारंभ कर रहे हैं लिखना, पहला दिन है आपका उत्तर लेखन का, जब आप लिखने जा रहे हैं, कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, जिन चीज़ों को आपने सर्च करके लिखा उससे जुड़े हुए तथ्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत होती है, आपने खुद से अपने दिमाग से सर्च किया, उसको लिखा। तो कॉपी करना प्रारंभ के दिनों में जब आप उत्तर लेखन प्रारंभ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। उत्तर लेखन एक कला है, और जिसको ये कला आ जाती है उसका, यदि उसके पास जो है नॉलेज कम भी है, फैक्ट उसके पास नहीं है, फिर भी उत्तर लेखन की कला है, तो उस व्यक्ति से, उस छात्र से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सकता है जिसके पास ये कला नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत है। तो पहले दिन से आपको उत्तर लेखन कार्यक्रम पर फोकस करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, सबसे पहले इसकी प्रस्तावना में क्या लिखना है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी देश है, कोई भी देश है, विश्व का कोई भी देश है, यदि वो आर्थिक विकास कर रहा है, आर्थिक विकास करना चाहता है, तो क्या जरूरी है उसके लिए, उसके लिए जरूरी है कि जो उसके प्रमुख शहर हैं, जो उसके प्रमुख हब हैं, उनका क्या हो, उनका भी समुचित रूप से विकास हो। क्योंकि जब तक आपके शहर का विकास नहीं होगा, बाहरी कंपनियां या उद्योग धंधे वहां पे नहीं लगेंगे, तो कोई भी क्षेत्र विशेष जो है आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता। तो आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में उसके शहरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आप अभी प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपको भूमिका बनानी है लिखने की। तो आपने लिखा कि किसी भी शहर के, विश्व के किसी भी भाग को यदि देखा जाए तो प्रत्येक देश में यदि देखते हैं हम ओवरऑल, तो क्या होता है कि किसी भी देश के विकास में उनके शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और जब भारत की बात आती है तो भारत के शहरों को यदि आप देखें, कोलकाता देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, तो ये जो प्रमुख शहर हैं ये क्या हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। और इन शहरों में चाहे आप दिल्ली को ही देख लीजिए, जब भीषण बाढ़ आती है यमुना में तो क्या होता है, बहुत सारे इलाके दिल्ली के भी जलमग्न होते हैं। मुंबई में तो ये आपदा आती ही रहती है बारिश के मौसम में। तो जो प्रमुख शहर हैं, जो हमारे हब हैं, इंडस्ट्रियल हब हैं, उसमें क्या है, वो दिन प्रतिदिन अब क्या हो रही है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या विकराल रूप में, मतलब यदि पिछले वर्ष थोड़ा कम थी तो उससे बढ़कर इस वर्ष आती है। मतलब दिन प्रतिदिन वर्ष के अंतराल पे बाढ़ का ये जो विकराल रूप है ये बढ़
बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसके लिए जो अवसंरचना विकास के कार्यक्रम हैं वो भी दोषी हैं, सरकारें भी दोषी हैं और हम मानव भी दोषी हैं। हम भारत के नागरिक, उस राज्य विशेष के नागरिक भी दोषी हैं। क्यों दोषी हैं, अब उसकी बात करेंगे। प्रस्तावना में आपने लिखा कि किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में उसके शहरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और भारत की बात, भारत के प्रमुख शहरों में, जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, तो जो प्रमुख शहर हैं हमारे, इंडस्ट्रियल प्रमुख हब हैं हमारे, उनमें क्या हो रहा है कि इस समय पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ की समस्या देखी जा रही है, बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि व्यापक जनधन की हानि होती है, ये आप प्रस्तावना में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम कारणों पर आते हैं कि जो भारत के शहर हैं उनमें बाढ़ के क्या क्या कारण हैं, कारणों पे आते हैं, उसकी प्रवृत्ति को समझते हैं कि जो बाढ़ की प्रवृत्ति है वो मानवीय प्रवृत्ति है। तो हाँ जी हाँ, आप सब जानते हैं कि जो बाढ़ की अभी आप विकराल रूप देखते हैं, इसमें मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही ज़्यादातर बाढ़ आती है। अब आपको समझना है इनके कारणों के बारे में, क्यों आती है। तो अब जैसे आपने उत्तर लिखा, मैंने बार बार बताया है कि उत्तर को दो भागों में बांटना है। सबसे पहले प्रस्तावना आपने लिख दिया, प्रस्तावना भाग नहीं है उत्तर का, ये अलग हो गया। अब मुख्य बॉडी में आते हैं, जैसे इस प्रश्न को हम देखते हैं तो इस प्रश्न को दो भागों में कैसे बांटा जा सकता है। सबसे पहले एक हम कारण बताएं कि बाढ़ क्यों आती है, एक भाग में हमने इसको लिखा। फिर हमने दिया समाधान कि क्या हो तो बाढ़ नहीं आएगी, ये दूसरा भाग हो गया। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखते हैं। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना में लिखनी है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, दो बार मैंने रिपीट कर दिया। अब बाढ़ के कारणों पे आते हैं। बाढ़ के कारण क्या हैं, इन शहरों में जो बाढ़ आते हैं, बाढ़ के कारण क्या हैं। तो आप जानते हैं भारत के जो भी शहर हैं वो अनियोजित विकास उसमें देखने को मिला है और अभी भी भारत के जो प्रमुख शहर हैं उनमें अनियोजित विकास हो भी रहा है। अभी भी सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है। इससे क्या होता है कि जो जनसंख्या है, आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों की तरफ उन्मुख हो रही है। अच्छे भविष्य के लिए लोग शहरों की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, तो शहरों पर दबाव बढ़ता है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, ज़्यादा लोग शहरों में आते हैं, तो जो सरकारें होती हैं उन पर भी दबाव बढ़ता है कि उनको आवास उपलब्ध कराएं, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और उन्हीं के दबाव के कारण शहरों का अनियोजित विकास का क्रम आज भी चल रहा है। इस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी आवासीय संरचना, परिवहन संरचना और जो भी इनकी मूलभूत जरूरतें होती हैं उनके लिए जो भी अवसंरचना विकास करना पड़ता है वो अभी भी अनियोजित ढंग से चल रहा है, जो प्रमुख रूप से बाढ़ का एक कारण माना जाता है। क्योंकि जो शहर हैं वो अभी बाढ़, जो परियोजनाएं हैं, जो अनियोजित विकास है, जो इनके पहले के जो उस तरह के जो जल निकाय थे उनका ये समुचित देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या देखें, कचरे के प्रबंधन का अभाव। आप जानते होंगे, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के शहर में कचरे का ढेर लगा हुआ, पर्वत खड़ा हो जाता है कचरों का। तो मतलब कचरे का जो प्रबंधन है शहरों में वो भी अनियोजित ढंग से हो रहा है, सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो हमें आवश्यकता है कि जो कचरा है, भारतीय जो शहरों से जो कचरा निकलता है उसको भी प्रबंधन किया जाए। और इससे समस्या क्या होती है, इस कचरे के सही से प्रबंधन ना होने के कारण क्या समस्या होती है, जो शहरों में तालाब होते हैं, जो झीलें होती हैं, ये कचरा उन्हीं में डंप कर दिया जाता है। मतलब जो जल निकाय होते हैं शहरों में, झील हो गया या तालाब हो गया, जिनसे जल पुनः पृथ्वी में पुनर्भरण होता है, जल का पुनर्भरण होता है, उन निकायों को एक कचरे जो है, कचरों के डंप जो वहाँ कर देने से उनको जो है विलुप्त के कगार पे हो जाते हैं। तो जल निकाय धीरे धीरे शहरों से समाप्त हो रहे हैं, ये भी एक बाढ़ का कारण है। दूसरी बात आती है वेटलैंड क्षेत्र। आप जानते हैं कि शहरों में भी वेटलैंड क्षेत्र होते हैं, लेकिन आजकल अनियोजित शहरी विकास के कारण ये जो वेटलैंड क्षेत्र हैं ये पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। किसी भी शहर में अभी ये देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। और आपको पता होगा ये जो वेटलैंड क्षेत्र होते हैं ये प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। पहले के समय में जब बाढ़ आती भी थी तो क्या होता था, जल इन्हीं जल निकायों में सिमट कर रह जाता था। लेकिन जब अब ये जल निकाय समाप्त हो रहे हैं, वेटलैंड समाप्त हो रहे हैं, झीलें समाप्त हो रही हैं, तालाबें समाप्त हो रहे हैं, तालाबों को
कचरे से डंप किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि जल का पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। जो जल आता है, जो बारिश का ही जल होता है, अच्छी खासी 2 दिन बारिश हो जाए तो शहरों में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो जल का अवशोषण शहरों में नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी बाढ़ की समस्या विकराल रूप से देखने को मिलती है। और अभी भी एनजीटी के इतने दबाव के बाद, इतने कार्यवाहियों के बाद भी अभी भी वेटलैंड शहरों में दबाना रुका नहीं है, अभी भी वेटलैंड को समाप्त किया जा रहा है। फिर बात आती है नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मानवीय बस्तियों का। आप जानते होंगे कि जो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, जब उसको आप देखते होंगे, खुद ही देखते होंगे शहरों में कि नदी का जो प्रमुख जल क्षेत्र है उस तक लोग अपनी बस्तियां बसा चुके हैं। मतलब यदि बाढ़ के दिनों में नदियों को फैलने का समय नहीं, जगह नहीं मिलेगी, नदी का जो जल है उसको सतह पर फैलने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि नदियों के बेसिन तक हम मानवीय बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर रहे हैं, बड़े बड़े अवसंरचना कार्यक्रम चला रहे हैं हम नदी जल निकायों में। तो इससे क्या हुआ, इनका जो जल मार्ग होता है वो भी अवरुद्ध होता है, और अवरुद्ध होने के कारण जब बारिश के दिनों में ज़्यादा जल प्रवाह की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जल प्रवाह होता है, क्षेत्र इनको बड़ा आवश्यकता होता है, तो इसके कारण नहीं मिल पाता है। तो नदी जल ग्रहण क्षेत्र में जो मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, जैसे आप कश्मीर में ले लीजिए, तो जो कश्मीर की डल झील है उसमें भी अभी हाल ही में फैसला आया था हाई कोर्ट का वहाँ के, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में, जो वहाँ की झेलम नदी थी उसमें भी यही समस्या है, यहाँ तक कि डल झील में लोग अधिग्रहण कर रहे हैं। तो जो प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पे मानवीय बस्तियाँ बनाई जा रही हैं, मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, जिससे वो समाप्त हो रहे हैं और इससे बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। फिर दूसरी बात आती है जनसंख्या की। आप जानते हैं जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, किसी भी शहर में जब जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि क्षेत्र तो सीमित है, अब उसमें जब नए क्षेत्रों में लोगों को बसाना पड़ेगा तो आप कहाँ जाएंगे? जो हरित क्षेत्र हैं, जो वन क्षेत्र हैं, जो जंगल क्षेत्र हैं, उसी में आप हस्तक्षेप करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या के दबाव के कारण जो हरित क्षेत्र हैं, जो वन क्षेत्र हैं, जो वनावरण वाले क्षेत्र हैं हमारे, उनकी हानि हो रही है। और जैसे जैसे क्षेत्रों पर, जैसे जैसे शहरों पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो लोगों का और उस संबंधित सरकारों का क्या हो रहा है, सरकारों द्वारा हरित क्षेत्र को समाप्त किया जा रहा है। और आपको पता है कि हरित क्षेत्र जो होते हैं ये भी प्रमुख जल अवशोषक क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारी नदियां हैं, झीलें हैं और वेटलैंड हैं, उसी तरह से हरित क्षेत्र भी प्रमुख जल अवशोषक क्षेत्र होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हरित क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं, यह भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त आप शहरों में देखते होंगे कि हर जगह आपको पक्की संरचना देखने को मिलती होगी, सड़कें पक्की, घर में फर्श, बाहर बरामदे में फर्श, तो मतलब पक्की संरचना बहुतायत मात्रा में शहरों को देखने को मिलती है। और जो ये पक्की संरचना ये क्या करती है, जो जल है हमारा, जो बारिश का जल है, उसको भूमि में जाने नहीं देता है। भूमि में ना जाने के कारण आप जानते हैं दिन प्रतिदिन जल का स्तर, भूमि जल स्तर गिरता जा रहा है। अब जब समस्या है कि भूमि में जाने नहीं देती है, दूसरी समस्या क्या है पक्की संरचना की, कि ये बहाव बहुत तेजी से करती है। फर्श पर यदि आप जल गिराएंगे तो तेजी से बह जाता है, लेकिन कच्ची मिट्टी पे गिराएंगे तो समय लगता है। तो मतलब जो पक्की संरचना है, एक तरफ जहां जल को भूमि के अंदर जाने नहीं देती है, दूसरी तरह जल के बहाव को तीव्र कर देती है, जिससे बाढ़ के समय में बहुत ही समस्या शहरों में देखने को मिलती है। समाधान में हम क्या कर सकते हैं? एक भाग हमारा कंप्लीट हुआ 50%, अब 50% समाधान में लिखना है। समाधान में हम क्या लिख सकते हैं इस प्रश्न के? समाधान इसका क्या हो सकता है? आप खुद देखेंगे कि इसके समाधान में जो जल निकासी प्रणाली है, शहरों में जो जल निकासी प्रणाली है उसको उन्नत करने की ज़रूरत है, उसको आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की ज़रूरत है, जिससे जो जल जो हमारा बारिश का जो जल इकट्ठा होता है शहरों में, उसकी निकासी समुचित रूप में हो, तो निश्चित रूप से बाढ़ देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो निकासी प्रणाली है, इसमें बाधा कौन बनता है? मानव ही बनता है, क्योंकि हम अपने कचरे को जो बाहर हम नहीं फेंकते हैं, उसको क्या करते हैं कि इधर उधर सड़कों पे, गलियों में डाल देते हैं, और वही जाके जल निकायों में जाके जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, जिससे जल की जो है पूरी तरह से जल जो होता है हमारा बारिश का जो जल होता है उसका वहन नहीं हो पाता है। तो जल प्रणाली जो है उसको उन्नत करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है कि भाई यदि आप ऐसा करेंगे, इस तरह का आप हस्तक्षेप करेंगे, जल निकायों में कचरा डालेंगे, तो निश्चित रूप से बाढ़
बाढ़ की समस्या विकराल होगी। लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है और ये सरकारी राज्य सरकारों के साथ साथ जो एनजीओ हैं केंद्र सरकार की बनती है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसके अतिरिक्त कचरे का प्रबंधन, जो कचरे का प्रबंधन है उसका ठीक ठाक ढंग से, मतलब कचरा जो निकलता है उसका निस्तारण होना चाहिए भाई। ये बात नहीं है कि एक जगह आप इकट्ठा करते जाओ। तो हमें क्या होना चाहिए, रिसाइकिल, कचरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करना है, कचरे का प्रबंधन करना है। और वेटलैंड और वाटर बॉडी जो है, वेटलैंड जो है नदियां हैं, झीलें हैं, जो प्रमुख जल अवशोषक तंत्र होते हैं, प्राकृतिक जल अवशोषक तंत्र हैं, उनमें कचरे को डंप ना किया जाए। इसके अतिरिक्त वेटलैंड के लिए कानूनी प्रावधान भी बनाने होंगे, कड़े कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है, जिससे जो भी नियमों का उल्लंघन करे उसको कठोर कार्रवाइयां उस पर की जाए, उस संस्था पर, उस एनजीओ पर, उस फैक्ट्री पर, उस व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई की जाए जो वेटलैंड को दूषित करते हैं, वेटलैंड में कचरे को डंप करते हैं। इसके अतिरिक्त विकास योजना में जल चक्र के नियमों को भी जोड़ने की जरूरत है। जैसे हम अवसंरचना विकास से संबंधित कोई नियम बना रहे हैं, शहरीकरण से संबंधित कोई नियम बना रहे हैं, तो उसमें जल निकायों के संबंधित भी प्रावधान होना चाहिए, जल संचय से संबंधित प्रावधान होना चाहिए, तभी हम इसको पूर्ण रूप से रोक पाएंगे। यदि इसके निष्कर्ष में देखें तो हम क्या देखेंगे कि लिखेंगे कि शहरों में जो बाढ़ की गंभीरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, देखी जा रही है, इसमें क्या है, इसके लिए मानवीय हस्तक्षेप जिम्मेदार है। हम आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम ही आप कंपनियों को चलाते हैं, हम ही आप संस्था को चलाते हैं और हम ही आप द्वारा उस कचरे को जो है वेटलैंड में, नदी झीलों में डंप करवाया जाता है, किया जाता है। हम ही आप ऐसे हैं कि जो अपने दैनिक यूज की चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन हुआ, कागज हुआ, इधर उधर फेंक देते हैं कचरे को, उसको जो डस्टबिन हमारी होती है उसमें नहीं रखते हैं। सड़क पे चलते वक्त कुछ हुआ, हमारे काम का नहीं है, हम फेंक देते हैं। तो हमें आपको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ बाढ़ के से निपटने के लिए रणनीति के साथ साथ जन सहयोग जागरूकता कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत है, तभी हम शहरों में जो बाढ़ की विविधता जो बढ़ती जा रही है, बाढ़ दिन प्रतिदिन विभीषण होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको हम रोक सकते हैं। तो समग्रता से मैंने समझाने का प्रयास किया आप सबको कि बाढ़ के क्या कारण है शहरों में, कैसे उनको रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में सफल हो पाया हूं। निश्चित रूप से अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। यदि कोई कमी रह गई हो, आप चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप निसंदेह आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन यदि पसंद आए तो प्लीज़, नया चैनल है, हमें सबसे आगे जाना है। आज़ाद IAS अकादमी में जिम्मेदारी दी गई है, तो हमें आप सबको मिलकर, जो लोग हमसे जुड़े हैं, कि हमारा जो नया चैनल है ये किसी से पीछे ना रहे, क्योंकि सभी राज्य विशेष के लिए नया चैनल प्रारंभ किया गया है। तो इसका टाइटल मध्य प्रदेश विशेष से है, तो प्लीज़ मध्य प्रदेश वाले और जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ करंट अफेयर्स देखते हैं, मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, आप सबका सहयोग चाहिए, जिससे हम इस चैनल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रसार कर सकें। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में सूचित करेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का कार्यक्रम आज़ाद MPPCS अकादमी में बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। आप वहां से ज्वाइन कर अपनी तैयारियों को जारी रख सकते हैं। सोमवार को करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, जैसा मेरे द्वारा अभी तक मिलता आया था, सप्ताह में एक दिन। और यदि आप लोग सहयोग करेंगे, यदि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो वार्षिक रिवीजन सीरीज थी उसको भी प्रारंभ की जाएगी, करंट अफेयर्स की वार्षिक रिवीजन सीरीज, और उसको 1 महीने में लगातार करके समाप्त किया जाएगा, जिससे जो लोग UPSC की परीक्षा इस बार दे रहे हों उनको कोई समस्या ना हो। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, घर परिवार का ध्यान रखिए, समाज का ध्यान रखिए, क्योंकि जो कोविड-19 है उसको हम सबको मिलकर हराना है। तो निश्चित रूप से जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, और घर में बने रहिए लेकिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करते रहिए। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ जितने लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।